खबरों का सारथी। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार। आज झारखंड के पलामू और लोहरदगा में करेंगे रैली। शाम 6 बजे कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी का होगा भव्य रोड शो। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार को धार देंगे जेपी नड्डा। आज सूरजपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान हुआ बेहद तेज। लोकसभा चुनाव में सीएम ने तेज किया प्रचार। यूपी के कई जिलों के साथ आज एमपी में देंगे धार। सुबह 11 बजे गुना में भरेंगे चुनावी हुंकार। मल्लिकार्जुन खड़गे आज कलबुर्गी में भरेंगे चुनावी हुंकार। शाम 5 बजे करेंगे चुनावी बैठक। कलबुर्गी नॉर्थ में शाम 7:30 बजे करेंगे चुनावी जनसभा। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के बीजेपी में शामिल होने पर सियासत तेज। कांग्रेस ने वोटरों से नोटा बटन दबाने की अपील की। बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला। दिल्ली एनसीआर में आज बदलेगा मौसम का मिजाज। आंधी बारिश की चेतावनी जारी। लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलने के हुए आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर बिहार और झारखंड के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहली जनसभा 11 बजे झारखंड के पलामू में होगी, तो वहीं दूसरी जनसभा 12:45 के लगभग झारखंड के लोहरदगा में होगी और तीसरी जनसभा 3:30 बजे बिहार के दरभंगा में होगी। तो लगातार अलग अलग जगहों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज प्रधानमंत्री का दौरा है। बिहार और झारखंड के दौरे पर हैं। दोनों राज्यों में प्रधानमंत्री धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो 12:45 पर बंगाल के वर्धमान में रैली करेंगे। और अब सीधे आपको बिहार लेकर चलते हैं, जहां पर चुनावी जनसभा में, माफ कीजिएगा, झारखंड लेकर चलते हैं, जहां चुनावी जनसभा में क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री, सुनते हैं। भाइयों और बहनों, आप सभी अपने एक वोट के महत्व को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 2014 में आपके एक वोट ने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत को सलाम करने लग गई थी। आपने 2014 में अपने एक वोट से कांग्रेस की महाभ्रष्ट सरकार को हटा दिया था। आपके एक वोट ने बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई और आपके इस एक वोट की ताकत का परिणाम क्या हुआ? आज भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। 500 साल से हमारी कितनी ही पीढ़ियां संघर्ष करती रही, इंतजार करती रही, लाखों लोग शहीद होते रहे। 500 साल लंबा अविरत संघर्ष चला। शायद दुनिया में इतना लंबा अविरत संघर्ष इतिहास में कहीं नहीं हुआ होगा जो अयोध्या में हुआ। आपके वोट की ताकत देखिए, आपके वोट की ताकत देखिए।
500 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ती थी, 500 साल तक इंतजार करना पड़ता था, 500 साल तक अनेक पीढ़ियां बीत गई, लेकिन जो काम नहीं हुआ वो आपके एक वोट से आज राम मंदिर बन गया। देश आजाद हुआ, जम्मू कश्मीर में आए दिन खतरे की घंटी बजती रहती थी। जम्मू कश्मीर का क्या होगा चिंता रहती थी। बम धमाके, गोला। झारखंड से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं, जहां पर प्रियंका का आज गुजरात और कर्नाटक का दौरा है। गुजरात और कर्नाटक के चुनावी दौरे पर रहेंगी और बनासकांठा में 11 बजे चुनावी जनसभा। कर्नाटक के दावड़गेरे में दोपहर 3 बजे रैली की बात सामने आई है। और बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर हावेरी में शाम 6 बजे प्रियंका की जनसभा की जानकारी सामने आ रही है। तो प्रियंका का आज दौरा है और कई जनसभाओं में प्रियंका पहुंचने वाली हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रियंका का आज गुजरात और कर्नाटक का दौरा है। तो ये बड़ी जानकारी। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बनासकांठा में 11 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रियंका और कर्नाटक के दावड़गेरे में दोपहर 3 बजे रैली करेंगी। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का आज कर्नाटक का दौरा। कर्नाटक के चुनावी दौरे पर रहेंगे खड़गे। कोली समाज के साथ करेंगे चुनावी मीटिंग। शाम 7:45 पर कुलबर्गी नॉर्थ में चुनावी जनसभा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का आज का दौरा। कर्नाटक के चुनावी दौरे पर रहेंगे खड़गे। कोली समाज के साथ करेंगे चुनावी मीटिंग। शाम 7:45 पर कुलबर्गी नॉर्थ में जाएंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे का आज कर्नाटक का दौरा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से अगली खबर आपको बता दें, जहां पर 2 राज्यों के दौरे पर आज अमित शाह गुजरात और दमन-द्वीप के चुनावी दौरे पर 3 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कुछ देर में गुजरात के बोडेली में पहली जनसभा होगी। 1 बजे गुजरात के गांधी मैदान में दूसरी जनसभा और 3:30 बजे दमन-द्वीप में तीसरी जनसभा करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर, 3 बजे दमन-द्वीप पहुंचेंगे।
और नमो का रोड शो। जी हां, अगली खबर आपको बताते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर में रोड शो करेंगे। शाम 5:30 बजे कानपुर के गुरुद्वारा में टेकेंगे माथा और गुरुद्वारा से खोया मंडी तिराहे तक निकलेगा प्रधानमंत्री का रोड शो। प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। करीब 2.5 घंटे कानपुर में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 7 विधानसभाओं को नापेंगे प्रधानमंत्री और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एटीएस कमांडो की तैनाती भी कर दी गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। और कानपुर में प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर विशेष तैयारियां किए जाने की बात सामने आई है। शाम 5:30 बजे से शुरू होगा रोड शो। गुरुद्वारे से खोया मंडी तिराहे तक रोड शो निकलेगा और पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के यहां पर कड़े इंतजाम रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर विशेष तैयारियां किए जाने की बात सामने आई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि एटीएस कमांडो की तैनाती भी कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, लोकसभा सीट से 41 उम्मीदवार मैदान में। मोहनलालगंज से 22 उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव। रविदास मल्होत्रा का पर्चा खारिज होने की आशंका। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कौशल किशोर के बेटे ने भरा पर्चा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर, जहां पर मोहनलालगंज से कौशल किशोर के बेटे ने भरा पर्चा। और यह अहम खबर आपको हम बता दें, मोहनलालगंज से 22 उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव। और कौशलेंद्र उपाध्याय इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ में जुड़ चुके। कौशलेंद्र, 22 उम्मीदवार मोहनलालगंज से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये जो बात निकलकर सामने आ रही है कि कौशल किशोर के बेटे ने पर्चा भरा है, इसमें कितनी सच्चाई है? लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था, लेकिन कुछ ऐसे मुकदमे हैं जिसमें जो है अभी उनको कोर्ट से वो एनओसी नहीं मिल पाई थी, उसकी वजह से उन्होंने अपने बेटे का भी नामांकन करवाया हुआ है। कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं कि जिनका, क्योंकि जैसे आपने अगर नॉमिनेशन में आपने मुकदमों का जिक्र किया है तो उसके कागज लगाने पड़ेंगे कि वो कोर्ट में विचाराधीन है, किस स्थिति में, उसकी स्टेटस रिपोर्ट क्या है, ये सब पूरी जानकारी देनी पड़ती है। तो अभी जो स्टेटस रिपोर्ट की जो रिपोर्ट आनी है वो रिपोर्ट नहीं मिल पाई थी। हालांकि उसमें 1 दिन का समय, 2 दिन का समय मिल सकता है कि अगर जो है वो स्टेटस रिपोर्ट ला के दे देंगे, जिस दिन नामांकन वापसी होता है उस दिन अगर वो ऑनलाइन भी अगर मिल जाएगा तो वहाँ से जो है वो पर्चा वैध माना जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर नहीं मिल पाई तो पर्चा दाखिल जो किया गया हो, नामांकन अगर रद्द हो जाता है तो कहीं न कहीं उनके बेटे को सिंबल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल जाएगा और उनके बेटे को लोकसभा प्रत्याशी ही माना जाएगा। लेकिन ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि यदि अगर जो है किसी कारण नामांकन रद्द होता है तो उसके लिए जो है सेकंड फौरी तौर पर कम से कम सेकंड प्रत्याशी ऐसा है कि जो उस सिंबल पे चुनाव लड़ सकता है। अब उनके बेटे हैं, जाहिर सी बात है कि अगर उन्होंने कुछ करवाया या इस नामांकन करवाया है तो कुछ सोच के ही करवाया है। लेकिन जो पहले सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आई है वो सिर्फ यही है कि जो स्टेटस रिपोर्ट है उसको न मिलने के कारण इन्होंने जो है अपने बेटे जो कल लास्ट डेट थी यहाँ नामांकन की अंतिम प्रक्रिया में था, तो उन्होंने जो है कल अपने बेटे का वहाँ से लोकसभा सीट से इन्होंने जो है नामांकन करवा दिया। सुरक्षित सीट भी है और इस बार तीसरी बार उन्होंने नामांकन किया।
बिल्कुल साफ तौर पर नामांकन क्या है, अब इस पर क्या कुछ होता है देखना बहुत अहम होगा। शुक्रिया आपका कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो लखनऊ लोकसभा सीट से 41 उम्मीदवार मैदान में, रविदास मल्होत्रा का पर्चा खारिज होने की आशंका की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मोहनलालगंज से 22 उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और रविदास मल्होत्रा का पर्चा खारिज होने की आशंका। मोहनलालगंज से कौशल किशोर के बेटे ने पर्चा भरा है, ऐसी जानकारी भी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, जहां पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में बड़ी कार्रवाई। सघन चेकिंग में 336 करोड़ के ड्रग्स और शराब जब्त, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर लाउड स्पीकर एक्ट उल्लंघन में 2194 मामले पर कार्रवाई। यह अहम खबर सामने आई है। सघन चेकिंग में 336 करोड़ के ड्रग्स की जब्ती की बात सामने आई। अलग अलग स्थानों के जांच में 536 लाइसेंस जब्त। और कौशलेंद्र उपाध्याय इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलग अलग स्थानों की जांच में 536 लाइसेंस जब्त किए जाने की बात सामने आई है। कौशलेंद्र, पूरा मामला क्या है, बड़ी कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, देखिए ये आंकड़े पूरे उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश में जब से जो है लोकसभा की आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद जो अब तक कार्रवाई पूरे आंकड़े जो है निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। तो निर्वाचन आयोग ने जारी कर तो ये आंकड़े बताया है कि पूरे प्रदेश से अब तक जो है जो अवैध कारोबार हैं, चाहे वो जो है ड्रग्स हो या जो है अवैध शराब हो या जो है जो अवैध करेंसी, जैसे करेंसी भी जितना एक मानक दिया गया है उससे ज़्यादा अगर पकड़ी जाती है तो जो है उसको जब्त कर लिया जाता है। अगर उसके कागज़ वगैरह दिखाने के बाद अगर वो अपना कागज़ सही पाते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर जब तक कागज़ नहीं दिखा पाते हैं वो पैसा सब जब्त रहते हैं। और जो सामान है, जो लाइसेंस की बात की जाए, जो असलहों के लाइसेंस हैं, तो इसमें क्या किया गया है कि जैसे आचार संहिता लगने के बाद सबको ये सूचित कर दिया जाता है कि अपने असलहे थाने में जमा करवा दें। कुछ लोग अगर जो है चुनाव प्रचार के दौरान इसका प्रदर्शन करते हैं तो 2 स्टैटिक्स टीम होते, जिला निर्वाचन आयोग जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं वो अपनी टीम को लगा के जो है उन लाइसेंसों की जाँच करते हैं कि हाँ इनके अगर लाइसेंस बने, इनके असलहे जमा हुए हैं या इनको जमा करने का आदेश इन्होंने हाई कोर्ट से ऐसा आदेश लिया है कि नहीं ये नहीं जमा करेंगे, लेकिन उसका प्रदर्शन जो है आप आचार संहिता में नहीं कर सकते हैं। तो कई लोगों को जो है जैसे शादियों में या तमाम जगहों पे सार्वजनिक स्थानों पे जब असलहा लेके जाते हैं तो उसको तुरंत जो है स्टैटिक्स टीम पकड़ती है, उसको जब्त कर लेती है वो लाइसेंस। उसके बाद जो है लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन अभी तक जो ये जानकारी आई है पूरे उत्तर प्रदेश से करीब 600 असलहों के लाइसेंस जो है निरस्त किए गए हैं। वहीं जो अवैध जो है जो नशा की सामग्री पकड़ी गई है वो करीब 350 करोड़ रुपए से ज़्यादा पहुंच चुकी है। और अगर बात की जाए जो करेंसी पकड़ी गई है, जो नोट पकड़े गए हैं या कैश ज़्यादा पकड़े गए हैं, तो वो सब भी आंकड़े निर्वाचन आयोग जो है वो अपने वेबसाइट पे जारी कर देता है, कहाँ से पकड़े गए हैं। पूरे हर जिले वार और लोकसभा वार जो है उस पर पूरे आंकड़े रहते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी जब वो अपनी पूरी रिपोर्ट देते तो जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के यहाँ से ये जारी किए गए आंकड़े होते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर आंकड़े जो हैं वो सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पर बड़ा एक्शन लिया गया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगरा में आज बसपा सुप्रीमो मायावती बसपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा कोठी मीना बाजार मैदान में जनसभा करेंगी। आगरा फतेहपुर सीकरी से प्रत्याशियों के लिए जनसभा करेंगी। 1 बजे पहुंचेंगी और जनसभा स्थल कोठी मीना बाजार। 1 घंटा आगरा में जनसभा में रुकेंगी मायावती। 2 बजे कोरिया सिविल एयरपोर्ट से रवाना हो जाएंगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगरा लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं पूजा अमरोही, फतेहपुर सीकरी से बसपा प्रत्याशी हैं रामनिवास शर्मा और दोनों प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आगरा लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं
2 बजे खेरिया सिविल एयरपोर्ट से रवाना होंगी। और ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, दोनों प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगी वोट अपील। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आगरा में आज बसपा सुप्रीमो मायावती आगरा फतेहपुर सीकरी से प्रत्याशियों को लेकर ये बड़ी जानकारी। 1 बजे पहुंचेंगी जनसभा स्थल कोठी मीना बाजार। 1 घंटा आगरा में जनसभा में रुकेंगी मायावती। और राजेंद्र चौहान हमारे साथ में आगरा से जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, आज बीएसपी सुप्रीमो का दौरा है, प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने वाली हैं। हाँ, देखिए गरिमा, जिस तरह से लोकसभा चुनाव है, सभी पार्टियों के नेता अलग अलग आ रहे हैं। और आज बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती का आज आगरा में कार्यक्रम है, और जो कि कोठी मीना बाजार में ये कार्यक्रम रखा गया है। तकरीबन 12:45 पर ये हेलीकॉप्टर के द्वारा आएंगी और 2 बजे ये यहाँ से रवाना हो जाएंगी। बात करें मायावती की, तो यहाँ पर जो लगातार जो प्रत्याशी हैं, पूजा अमरोई और रामनिवास शर्मा, जो कि फतेहपुर सीकरी से हैं, पूजा अमरोई आगरा से हैं। आगरा में मायावती की रैली का हमेशा से ही यहाँ पर देखा गया कि जब भी मायावती की जनसभा होती है तो एक भारी भीड़ देखने के लिए मिलती है। क्योंकि अगर बात करें पिछले कुछ समय की, तो यहाँ पर एक समय आगरा को जिस तरह से अब केसरिया रंग कहा, केसरिया की नगरी कहा जाता है, उस तरह से दलितों की राजधानी आगरा को कहा जाता था। क्योंकि 2007 में यहाँ पर सभी विधायक 8 विधायक बसपा के थे, तो तमाम यहाँ जनाधार है, भीड़ यहाँ पर काफी दिखती है। लेकिन ये भीड़ मायावती की जनसभा में तो जरूर दिखती है, और अगर पिछले कुछ समय की बात कर लें तो वोटों में ये भीड़ नहीं दिखाई दे पा रही है। आज मायावती इन दोनों ही आगरा लोकसभा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा के प्रत्याशियों के लिए यहाँ अपने वोट मांगेंगी लोगों से। और इस अपील, जो वोट की जो अपील मायावती करेंगी गरिमा, उस अपील का कितना असर लोगों के दिमाग में रहेगा। क्योंकि अगर बात करें, तीसरे चरण में चुनाव होना है आगरा में, कुछ ही समय बचा है प्रचार के लिए भी, 7 तारीख को वोटिंग है। तो यहाँ पर वो जनता के दिमाग में मायावती की क्या छवि रहती है, क्या 2007 जैसी जो जनसभा यहाँ पर हुई, जो परिणाम यहाँ चुनाव में देखने के लिए मिले, वो परिणाम यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि यहाँ पर बात करें कल की, तो कल प्रियंका गांधी का रोड शो था, एक जन सैलाब उमड़ता हुआ देखा गया, जो कि पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया। तो मायावती की जनसभा है गरिमा आज, जो कि दोनों ही लोकसभा। बिल्कुल अजेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए वो 1 घंटे के लिए पहुंच रही हैं, लेकिन जैसा आपने भी कहा कि देखिए भले ही वो यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन उनको वैसा ही जन समर्थन मिलता है कि नहीं, तो खैर नतीजे साफ करेंगे। क्योंकि पिछले अगर कुछ वक्त की बात करें तो जिस तरीके से वो जनता से कुछ दूर भी रही है, भले ही पार्टी इस बात का दावा करती हो कि वो लगातार एक्टिव रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देखें तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में बसपा पिछड़ते हुए नजर आई। एक वक्त ऐसा भी था जब बसपा का दौर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में मुख्य रूप से बीजेपी और उसके बाद सपा ही नजर आ रही थी। कांग्रेस और बसपा काफी हद तक पीछे हो गई। तो ऐसे में उनकी ये जनसभा क्या कार्यकर्ताओं को जोड़ पाने में सफल हो पाएगी, और क्या उनके कार्यकर्ता उत्साहित हैं आज बीएसपी सुप्रीमो के आगमन को लेकर? बिल्कुल गरिमा, ठीक कहा आपने। क्योंकि एक समय था कि जब नीले रंग में पूरा जिला रहता था, और मायावती का जो यहाँ पर जनसभा होने वाली होती थी, तो हर गली और चौराहे पर तमाम जो ट्रक और बसों में यहाँ जनता दिखाई देती थी, जाते हुए झंडे दिखाई देते थे। लेकिन गरिमा, बिल्कुल सच हकीकत का आपने पूछा है कि अगर आपकी हकीकत की बात कर ली जाए, तो लोगों के अंदर देखा है, और इस बार का जो माहौल है, बहुजन समाज पार्टी का जो माहौल देखा गया, तो भीड़ यहाँ पर इतनी नहीं दिखाई दे रही है। कार्यकर्ताओं के अंदर गरिमा वो जोश नहीं है, क्योंकि सत्ता से काफी समय से दूर रहना और यहाँ पब्लिक के बीच में ना आना एक सबसे बड़ी बात देखी जा रही है। लेकिन एक बात जरूर देखी गई है कि जो भीड़, जो लोगों के अंदर रुझान रहा करते थे, जो लोगों का समर्थन बहुजन समाज पार्टी के लिए रहता था, हालांकि एक वोट बैंक जरूर है, जो बसपा का जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक वोट में देखा जा रहा है। लेकिन वो वोट बैंक भी अब कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। और ये वोट बैंक कितना साथ है, मायावती की जनसभा की अपील, जनसभा में द्वारा की गई अपील कितनी कारगर साबित होगी, ये चुनाव में नतीजे आने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये है कि यहाँ तैयारियां कर ली गई हैं। कुछ देर बाद मायावती यहाँ आएंगी और 1 घंटे का यहाँ कार्यक्रम
रखा गया है गरिमा जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अजेंद्र, और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो 2 बजे खेरिया सिविल एयरपोर्ट से रवाना हो जाएंगी। बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने की बात सामने आ रही है, और आगरा से पूजा अमरोही यहां पर बीएसपी के प्रत्याशी हैं। और बदायूं की जमीन पर आज नेताओं का डेरा। सपा बीजेपी के बड़े नेताओं की जनसभा यहां पर होगी। धर्मेंद्र कश्यप के समर्थन में करेंगे जनसभा। बदायूं की जमीन पर आज नेताओं का डेरा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी जनसभा होगी। भूपेंद्र चौधरी भी साथ में मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि धर्मेंद्र कश्यप के पक्ष में जनसभा करने के लिए पहुंचेंगे। दोपहर 12:35 पर कटरा और शहादतगंज में जनसभा। दोपहर 2:35 पर कादर चौक में जनसभा। भूपेंद्र चौधरी दुर्विजय शाक्य के समर्थन में जनसभा। शाम 5:30 बजे इस्लाम नगर में होगी जनसभा। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी दुर्विजय शाक्य के समर्थन में जनसभा की बात सामने आई है, और शाम 5:30 बजे इस्लाम नगर में जनसभा होगी। और बदायूं की जमीन पर आज नेताओं का डेरा। और सपा बीजेपी के बड़े नेताओं की जनसभा। दुर्विजय शाक्य बदायूं में करेंगे जनसभा। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। धर्मेंद्र कश्यप के समर्थन में होगी जनसभा। तो धर्मेंद्र कश्यप के समर्थन में जनसभा होगी। बदायूं की जमीन पर आज नेताओं का डेरा। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी जनसभा होगी। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां दोपहर 12:35 पर कटरा शहादतगंज में होगी जनसभा, और 2:35 पर कादर चौक में जनसभा की बात सामने आई है। शाम 5:30 बजे इस्लाम नगर में होगी जनसभा। बदायूं की जमीन पर नेताओं का डेरा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। धर्मेंद्र कश्यप के समर्थन में जनसभा की बात सामने आई है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश चौहान जुड़ चुके हैं। रितेश, आज दिग्गज लगातार यहां पर पहुंचेंगे प्रचार प्रसार करने के लिए। दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिलने वाला है, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बदायूं में 2 लोकसभाएं हैं। आंवला लोकसभा है, बदायूं लोकसभा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प चुनाव है। हालांकि अगर टक्कर की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और आज यहाँ पर जो है लगातार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जनसभा है। उसके बाद लगातार शाम तक यहाँ जनसभाएं करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कटरा शहादतगंज में जनसभा है। उसके बाद वो कादर चौक जाएंगे। और दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो अखिलेश यादव लगभग 12:30 बजे बदायूं के सैजबान में जनसभा करेंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी 7 मई को होने वाले मतदान में जनता का रुख किस तरफ होगा। लगातार यहाँ पर तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं और लगातार यहाँ पर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो सपा और बीजेपी के बड़े नेताओं की आज जनसभा होगी। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो नेता हैं वो पहुंचने वाले हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर, और खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भल्ला जी की छोटी बिटिया इस बार पहली बार वोट डालेगी। गली के मोड़ पर बंटी भैया खस्ता कचौड़ी वाले, नुक्कड़ पे तीसरी मंजिल के सुरेश बाबू भोले वाले, बनारस से सुरों के ज्ञानी हरिनाथ, दिल्ली में मम्मी जी छुटकी के साथ, जोधपुर से नीले गलियारे वाली दादी, शेरो शायरी वाले
लखनऊ के साहबलाबादी, रंग बिरंगी टोपी में कुल्लू से हसमुख रतन लाल, मैसूर से विष्णु के संग गोपाल, चेन्नई में पीली कोठी वाली मॉडर्न आंटी और टेलरिंग में एक्सपर्ट असम से कांति, इंदौर में अंग्रेजी से एलर्जी वाले शर्मा जी, पुणे से हाउ डू यू डू बोलने वाले वर्मा जी, पुरी के मंदिर की सीढ़ियों पर फूल बेचते पांडे जी वोट डालेंगे, पटना से ब्रिज बिहारी जी अपनी तीनों पीढ़ियों के साथ वोट डालेंगे, मांडू से किले की सीढ़ियों पर चांदी की पायल बेचने वाली बिमला, मसूरी से प्राइमरी टीचर कमला, रांची में रिक्शा खींचने में बीजे बाबू, कमजोर सा दिखने वाला हैदराबाद से सब, वीर बहादुर बॉर्डर से आकर वोट डालेगा, सतविंदर अमृतसर में न्यू लुक के साथ वोट डालेगी, पापा मुंबई से गुस्से में और मम्मी स्माइल के साथ वोट डालेगी। और हाँ, आप भी तो वोट डालेंगे। चुनाव का त्योहार है, हम तैयार हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सभी का स्वागत है। फतेहपुर से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां बस निकालने को लेकर सड़क पर मारपीट हो गई। स्कूल संचालक ने गुर्गों के साथ महिलाओं को पीटा है। पुलिस ने शांति भंग में कार्रवाई कर पल्ला झाड़ा। आचार संहिता उल्लंघन का भी नहीं दर्ज किया मुकदमा। बड़ी खबर ब्रिलियंट ओरिएंटल स्कूल की बताई जा रही है। बस मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सदर कोतवाली क्षेत्र के मसवानी मोहल्ले की ये पूरी घटना बताई जाती है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सदर कोतवाली क्षेत्र के मसवानी मोहल्ले की यह पूरी घटना है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने शांति भंग में कार्रवाई कर पल्ला झाड़ा और आचार संहिता उल्लंघन का भी नहीं दर्ज किया मुकदमा। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का भी मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। बड़ी खबर आपको हम बता दें, ब्रिलियंट ओरिएंटल स्कूल की बताई जा रही है बस, और मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सदर कोतवाली क्षेत्र के मसवानी मोहल्ले की यह घटना। स्कूल संचालक ने गुर्गों के साथ मारपीट की है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। ब्रिलियंट ओरिएंटल स्कूल की बताई जा रही है बस। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर पीलीभीत से आपको हम बताते हैं, जहां पर जहरीला पदार्थ खाने से पिता और पुत्र की मौत हो गई। पारिवारिक कलह के चलते जहरीला पदार्थ खाने से मौत। रामचरण की पत्नी पर लगा जहर खिलाने का आरोप। गांव टांडा छत्रपति गोटकिया का पूरा मामला है। जहरीला पदार्थ खाने से पिता पुत्र की मौत से मचा हड़कंप। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पिता पुत्र की मौत से हड़कंप मचा। जहरीला पदार्थ खाने से पिता पुत्र की पीलीभीत में मौत हो गई। पीलीभीत से खबर।
रामचरण की पत्नी पर लगा जहर खिलाने का आरोप। पीलीभीत से बड़ी जानकारी, जहरीला पदार्थ खाने से पिता पुत्र की मौत हुई। पीलीभीत से यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पिता पुत्र की जहरीला पदार्थ खाने से मौत की बात सामने आई है। और अगली खबर आपको मुरैना से बताते हैं। इस बीच अगली बड़ी जानकारी मुरैना से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला शिवमंगल सिंह तोमर के समर्थन में जनसभा करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी हैं शिवमंगल सिंह तोमर। मुरैना से खबर। बीजेपी प्रत्याशी हैं शिवमंगल सिंह तोमर। शिवमंगल सिंह तोमर के समर्थन में जनसभा करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम कुलश्रेष्ठ जुड़ चुके हैं। शुभम, मुरैना में डिप्टी सीएम पहुंच रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर के समर्थन में जनसभा के लिए पूरी जानकारी क्या है आपके पास? शुक्रवार शनिवार को आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला मुरैना आएंगे, जो कि जौरा और सबलगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। शिवमंगल सिंह तोमर के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। जी बिल्कुल, उनके आगमन को लेकर आम जनता कितने उत्साहित है? क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी, आम जनता के लिए तो ये है कि मुरैना सोपोर लोकसभा क्षेत्र 1 से काफी जनता का समर्थन उनको मिल रहा है और काफी लोग आम सभा में आने की संभावना है। तो इसी तरीके से कल मुख्यमंत्री मोहन यादव का दौरा था, मुरैना में रोड शो किया था और इसी पर आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला मुरैना में जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। और अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। इसी बीच लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी, जहां पर हाईकोर्ट ने अस्पतालों से मांगी वेंटिलेटर की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर की संख्या का ब्यौरा मांगा गया है और न्यायमूर्ति राजन राय व ओम प्रकाश शुक्ला ने ब्यौरा मांगा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर की संख्या का ब्यौरा मांगे जाने की बात सामने आई है। न्यायमूर्ति राजन राय व ओम प्रकाश शुक्ला ने ब्यौरा मांगा है। स्वास्थ्य विभाग के लिए ब्यौरा देना बड़ी चुनौती होगी। संदीप मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप, ब्यौरा सामने आने के बाद पोल खुल जाएगी और शायद यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग के लिए ये ब्यौरा देना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि हाईकोर्ट की ओर से सख्त रुख अपनाया गया है।
बिल्कुल देखिए इन हॉस्पिटलों में कितने बेड जो है वेंटिलेटर जो है खराब पड़े हैं और कितने जो है पूरी तरीके से डेड हो चुके हैं या काम नहीं कर रहे हैं। इसकी बोझ जो है वो खुद नहीं होती, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के पूरा ब्यौरा मांगा गया है, ये एक बड़ी चुनौती होगी, ब्यौरा मांगा गया है, क्योंकि बहुत से हॉस्पिटलों में जब मरीज जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको जो है तब तो वेंटिलेटर की सुविधा मिल पाती है, ना ही वहाँ पे बताया जाता है कि वेंटिलेटर खराब है, हमारे पास वेंटिलेटर की कमी है। तो जो ये ब्यौरा मांगा गया है वो स्पष्टीकरण के हिसाब से पूरा ब्यौरा मांगा जाएगा। इसके साथ ही साथ में यूपी में कितने मेडिकल कॉलेजों में सरकारी सामने वेंटिलेटर का खराब पड़े हुए हैं या खराब उन सही है, उन सभी की पूरी जानकारी जो है वो देनी होगी। तो इसको लेकर के न्यायमूर्ति राजन राय ओम प्रकाश शुक्ला ने इसका पूरा ब्यौरा मांग लिया है। तो अब सरकारी हॉस्पिटल जितने भी होंगे तो बहुत जल्द इसकी रिपोर्ट बनाकर वो सौंपते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर आपको बता दें जहां पर स्वास्थ्य विभाग के लिए ये ब्यौरा देना एक बड़ी चुनौती होगी। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली बड़ी जानकारी भी आपको लखनऊ से ही बताते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर जहां पर लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह पर FIR की बात सामने आई है। FIR के साथ साथ जांच करने के भी आदेश दिए गए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, नगर आयुक्त समेत 6 लोगों पर FIR दर्ज कर दी गई है। फर्जी मार्कशीट के जरिए नौकरी देने का पूरा मामला। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर शिकायत के बावजूद अधिकारियों ने नहीं की थी जांच। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फर्जी मार्कशीट के जरिए नौकरी देने का पूरा मामला। और अगली खबर सिरसा से है, जहां पर जमाल गांव के पास जलदाय विभाग की आपड़ी योजना के DI पाइपलाइन चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि उक्त DI पाइपलाइन नूहर के पांडुसर उपखंड पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंता कृष्ण धारीवाल द्वारा पुरानी DI पाइपलाइन को कबाड़ियों को बेच देते हैं। उक्त DI पाइपलाइन जबरासर गांव से लेकर ललनिया गांव तक पेयजल आपूर्ति के लिए डाली गई थी। बाद में विभाग द्वारा इन गांवों को JJM स्कीम के तहत पेयजल योजना से जोड़ दिया गया। ये मेरे ज्वाइन करने से पहले का मामला है, उसके खिलाफ अधीक्षण वित्त कार्यालय चूरू में चल रही है। तो वही कमेटी उन्होंने बनाई है, वो बताएंगे। सर, आपके मामला संज्ञान में है तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई देगी? सर, हमारे कार्य द्वारा जो भी प्रकरण था कमेटी का सहयोग किया गया, हमने इसके द्वारा जो भी चीज़ पूछी गई उसको हमने बताया गया। प्रकरण मैं ड्राइवर था उस गाड़ी का, मैं चलाता हूँ गाड़ी, और गाड़ी जी हमारे छोटी कैंपर है ना, यानी मैंने महीने पर रखे थे 15 तारीख महीना रखी। 4 तारीख को मैंने 5 बजे रात में फ़ोन करियो कि भैया पर नोट चाल गया, वहाँ कोई जरूरी काम है। मैं तो सुबह चाहता हूँ, नहीं भी चला सुबह मत चाले। मैं बनो गाड़ी ले गए 5 बजे 40 मिनट बंडू सुन जाता। गुरदासपुर जिले के हल्का फतेह
गढ़ चूड़िया के वार्ड नंबर 7 में एक घर में चोरी हो गई थी। परिवार आनंदपुर साहिब में माथा टेकने गए थे। पीड़ित ने पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद फतेहगढ़ चूड़िया पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से कुछ ही समय में चोर को पकड़कर उसके पास से 5 लाख रुपए बरामद कर लिए। चूड़िया सुखबीर कौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुरजीत सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसने फतेहगढ़ चूड़िया के सुखवंत सिंह के घर में 5 लाख की चोरी की थी। आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। ये पत्रकार वाला ही है। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸੀ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਰੀਬ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੋਕਰ ਵਗੈਰਾ ਟੁੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस वोटरों से अपील कर रही है कि वो ईवीएम में नोटा का विकल्प दबाएं। वजह है कि इंदौर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार एन मौके पर बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के इस कदम की बीजेपी आलोचना कर रही है, तो वहीं मामले में सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस वोटरों से अपील कर रही है कि वे ईवीएम में नोटा का विकल्प दबाएं। वजह है कि इंदौर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार एन मौके पर बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के इस कदम की बीजेपी आलोचना कर रही है कि इस प्रकार के राष्ट्रीय दल को अपील करना शोभा नहीं देता। प्रजातंत्र में जनता को पूरा अधिकार है किस उम्मीदवार को वोट दे, और कांग्रेस इस प्रकार से नकारात्मक जो प्रचार कर रही है वो दुखद है, निंदनीय है। तो उसके पीछे क्या कारण है जो इस तरह से कांग्रेस की बुखलाहट है, इसलिए वो कारण है। खोटे लोग कह रहे हैं नोटा दबाओ, खुद लोकतंत्र के जो उत्सव है उसके आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। अपना उम्मीदवार, डमी उम्मीदवार वो खुद नहीं बना पा रहे हैं और दोष दे रहे हैं जनता को, पार्टी को दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपना उम्मीदवार भी नहीं संभाला जा रहा है, डमी भी नहीं ले पा रहे। तो ऐसे खोटे लोगों को के लिए नोटा यदि वो होते तो नोटा उनके खिलाफ होता। कांग्रेस ने अक्षय कांति बम को बीजेपी के मौजूदा सांसद शंकर लालवानी के खिलाफ खड़ा किया था। उन्होंने नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन सोमवार को चुनावी दौर से बाहर होने का ऐलान किया और बीजेपी में शामिल हो गए। पहली बार इंदौर के इतिहास में ऐसा होगा कि एक नेशनल पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी दल है उसका नुमाइंदा चुनाव में नहीं है, उसका नामांकन वापस जोर जबरदस्ती कर अपहरण कर वापस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कराया। इससे कलंकित और कुछ नहीं हो सकता। जनता का हक जब छिनता है तो जनता जागती है और इंदौर की जनता जागृत है और इस बार इंदौर की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी, नोटा का ऑप्शन लेगी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस देश की जनता को दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की सुनामी जो इस देश को भा ले जाना चाह रही है, जो इस देश को तबाही की कगार पे ले जाना चाह रही है, इस देश से संविधान छीनने का काम करने जा रही है, जो इस देश से मिले आरक्षण पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को मिले उनके अधिकारों को, उनके मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास करने जा रही है, उसके खिलाफ लामबंद होकर इंदौर शहर का हर एक कांग्रेस परिवार और कांग्रेस के कार्यकर्ता नोटा के बटन को दबाएगा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जिस तरह लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है इसका जवाब देगा। मध्य प्रदेश की इंदौर सीट पर चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होगी। यहां बीजेपी पिछले 35 साल से जीत रही है। अभी प्रत्याशी कोई कांग्रेस का है नहीं, बट अगर होता तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि अगर अपन देखें तो इंदौर की अभी हवाई ऐसी है कि बीजेपी ही आने वाली थी। तो अगर आप इवन नोटा को प्रमोट भी करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगी एट द एंड रिजल्ट वही रहेगा। पहले भी बीजेपी आने वाली थी, अभी भी बीजेपी ही आएगी। ठीक हादसा नहीं है साहब, जो कांग्रेस का उम्मीदवार नाम वापस लेके हट गया।
कुछ नहीं साहब, आह्वान करने से कुछ नहीं है। तो लोग जहाँ पे देना होगा वो देंगे। सब भारतीय जनता पार्टी की जीत मेरे ख्याल 10 लाख मतों से होगी। यहाँ कांग्रेस के कहने से कोई नहीं चलता, जनता अपने मन से चलती है कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। और बीजेपी यहाँ सन 89 से जीतती आ रही है। वो तो पिछली बार जो रिकॉर्ड 5.5 लाख का था ना, वो करीबन इस बार 15 लाख से करीब जाएगा। ये लोगों को नोटा दबाने की कांग्रेस की अपील ज्यादा पसंद नहीं आ रही। नोटा तो मुझे लगता है कि एक वेस्ट ऑफ एफर्ट्स होता है। आप किसी को चुनना चाहते हो लेकिन आप नोटा को दबाते हो, उससे आपकी जो व्यूज है, मतलब आप जिस लीडर को देखना चाहते हो उससे कोई होता नहीं है, तो एक वेस्ट ऑफ एफर्ट और वोट हो जाता है। किसी महत्वपूर्ण पार्टी के उम्मीदवार को चला जाना मतदान के प्रतिशत के लिए घातक है। फिर भी इंदौर शहर की जो जनता है उसका रिस्पॉन्स क्या रहेगा, ये तो अब मतदान के बाद ही मालूम होगा कि रुझान नोटों की तरफ है या नहीं है। अब इंदौर में 9 निर्दलीय सहित 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। नोटा वोटरों को सभी उम्मीदवारों को नकारने का विकल्प देता है। अगर नोटा के पक्ष में सबसे ज्यादा वोट पड़े तो दूसरे नंबर का उम्मीदवार विजयी होता है। लिहाजा कुछ लोगों का मानना है कि चुनाव प्रणाली में नोटा का कोई मतलब नहीं रह जाता। दूसरी ओर नतीजों के लिहाज से नोटा अहम होता है। इससे राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के वोट घटते हैं और जीत का अंतराल बदल सकता है। और महाराष्ट्र के सांगली लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र के सांगली लोकसभा सीट पर 6 विधानसभा सीट शामिल हैं। ये सीट 2014 तक कांग्रेस का गढ़ थी। इसके बाद इस सीट पर बीजेपी काबिज हो गई और संजय काका पाटिल पिछले 10 साल से सीट से सांसद हैं। कैसे हैं इस बार के चुनावी समीकरण, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र के सांगली लोकसभा सीट पर 6 विधानसभा सीट शामिल हैं। यह सीट 2014 तक कांग्रेस का गढ़ थी। इसके बाद इस सीट पर बीजेपी काबिज हो गई। संजय काका पाटिल पिछले 10 साल से इस सीट से सांसद हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल सांगली के थे। यहाँ उनकी परिवार की काफी पूछ है। बीजेपी ने इस सीट से संजय काका पाटिल को महायुति उम्मीदवार के रूप में फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला शिवसेना उद्धव गुट के चंद्रहार पाटिल से है। महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार पहलवान से नेता बने हैं। बीजेपी को केंद्र सरकार की योजनाओं की बदौलत इस सीट को बरकरार रखने का भरोसा है। एक तो इरिगेशन की स्कीम जो है, वो स्कीम के बारे में महिषाल योजना है और टेम्बू योजना के बारे में हमने पैसे ऊपर से सेंट्रल से लाए और वो योजना पूरी कर दी है। और दूसरी बात ये है, उसमें फिर एक्सटेंशन की योजना भी किया है, उसके भी टेंडर निकल चुके हैं और वो भी काम चालू हुआ है। तो आने वाले 1.5 साल में वो भी एक्सटेंशन वाली स्कीम है, वो भी पूरी हो जाएगी। शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार चुनाव के लिए बेरोजगारी और विकास के मुद्दों का सहारा ले रहे हैं। हर तालुका प्लेस में MIDC लाने की कोशिश करूंगा मैं। जो MIDC अभी जहाँ पर है वो उसका 5 स्टार MIDC में कन्वर्टर कैसे होगा, उसके लिए सोचूंगा मैं। सांगली मिरज कुपवाड़ महापालिका क्षेत्र है, वहाँ पर IT पार्क कैसे आएगा, ताकि यहाँ के युवा और युवतियों के लिए यहीं पर उनके हाथों के लिए काम मिल सके। कांग्रेस नेता और वसंत दादा पाटिल के पोते विशाल पाटिल शिवसेना उद्धव गुट को ये सीट देने से नाखुश हैं। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया है। तो ये जो लड़ाई है, ये हमारी अस्तित्व की लड़ाई है। यहाँ पे कांग्रेस पक्ष बहुत सालों से प्रभावी पक्ष रहा है और इसके बावजूद हमें इस बार यहाँ से लड़ने की अनुमति नहीं मिली। ये जगह हमारे अलायंस के शेयरिंग में शिवसेना को चलेगी और इस कारण सब कार्यकर्ता ये मानते हैं कि अब कांग्रेस यहाँ अगर जिंदा रखनी है तो कांग्रेस की तरफ से किसी ने लड़ना चाहिए। उन्होंने मुझे चुना है। सांगली कृषि व्यापार का केंद्र है। ये हल्दी, अंगूर, किशमिश के कारोबार के लिए मशहूर है। यहाँ चीनी के कारखाने भी भारी संख्या में हैं। वसंत दाता
श्वेतकारी सहकारी साखर कारखाना एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिलों में से एक है। यहाँ के किसान सामानों की गिरती कीमतों और कृषि बाजार की हालत से नाखुश हैं। सांगली में जो अभी लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, उसके तरफ से जो सवाल है वो जो सांगली पूरा जो मतदार संघ है उसमें जो सवाल किसानों का सवाल है, खास करके किसानों का जो ये निकलता है, अनाज निकलता है, उसका जो कीमत है वो बहुत कम है। उसके ऊपर उसको उनका जो और अब सीधा आपको मध्य प्रदेश के गुना लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। तस्वीर आपको भारतीय जनता पार्टी अशोकनगर के जिलाध्यक्ष श्री आलोक तिवारी जी, पूर्व मंत्री और विधायक श्री विजेंद्र यादव जी, विधायक श्री जगन्नाथ रघुवंशी जी, पूर्व विधायक श्री जजपाल सिंह जज्जी जी, प्रताप भान सिंह जी, सचिन चौधरी जी, नीरज मनोरिया जी और इतनी भारी संख्या में अशोकनगर की आज की इस जनसभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, राजराजेश्वरी की इस पावन धरा को, जिस पावन धरा को मातृशक्ति की अप्रतिम प्रतीक राजमाता विजया राजे सिंधिया का सानिध्य प्राप्त होता रहा हो, जिस गुना संसदीय क्षेत्र को भारत की राजनीति के उभरते हुए एक सितारे श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी ने यशस्वी नेतृत्व दिया हो, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी अशोकनगर वासियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब मैं अशोकनगर के इस मंच से बोल रहा हूं तो मुझे ठीक सामने अशोकनगर का रामलीला मैदान भी, रामलीला का मंच भी दिखाई दे रहा है। रामलीला का ये मंच हम सबको प्रभु राम के लीलाओं के साथ तो जोड़ता ही है, लेकिन साथ साथ हम सबको जोड़ता है संत तुलसीदास जी के साथ भी, जिन्होंने मध्यकाल में, मुगलों के शासन काल में इस धरती पर देश की आजादी के लिए रामलीलाओं की परंपरा को आगे बढ़ाया था। याद करिए, जब तुलसीदास जी की बात आती है तो कहते हैं तुलसीदास जी को कुछ लोगों ने उस समय कहा था कि चलो आप भी अकबर से मिल लो और आपको भी अपने नवरत्नों में शामिल करेंगे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई देखो, अकबर कौन है मैं नहीं जानता। तो लोगों ने कहा कि बादशाह है भारत का। उन्होंने कहा भी देखो, मेरा तो बादशाह किसको कहते मैं ये भी नहीं जानता। उन्होंने कहा राजा। उन्होंने कहा देखो, मेरा तो एक ही राजा है और वह है राम। और बहनों और भाइयों, उस मध्यकाल में, मुगलों के शासन काल में तुलसीदास जी ने नारा दिया था, बोलो राजा रामचंद्र की। और बहनों और भाइयों, आज मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में अयोध्या में रामलला फिर से प्रतिष्ठित हो जाएं, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और कल फिर प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या धाम में पधार रहे हैं, वहां पर भगवान राम का दर्शन करने के लिए। बहनों और भाइयों, अयोध्या का राम जन्मभूमि आंदोलन का इतिहास गुना का हर व्यक्ति भी गौरवान्वित होगा। इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठन
स्वर था उस समय, जो मुखर रूप से कह रही थी कि इसका नेतृत्व हमें लेना चाहिए क्योंकि हमारी आन मान शान का प्रतीक है, यह स्वर था राजमाता विजया राजे सिंधिया जी का। मुझे याद है राम जन्मभूमि के किसी भी आंदोलन में उन्होंने अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों को छोड़ करके, व्यक्तिगत साधना को छोड़ करके, व्यक्तिगत अन्य कार्यों को एक और करके वे अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना होनी चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए, इस आंदोलन के साथ राजमाता पहले दिन से लेकर के अंतिम दिनों तक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी रही। और आज हम सब प्रसन्नता हमें इस बात की है, जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्रभु राम 500 वर्षों के बाद विराजमान हुए और प्रभु ने वहां होली भी खेली और 500 वर्षों के बाद अपना जन्मोत्सव भी मनाया। तो सचमुच राजमाता आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन राजमाता की आत्मा को असीम शांति प्राप्त हुई होगी कि जो हमारा सपना था वो सपना आज हमारी वर्तमान पीढ़ी साकार कर रही है। उनका अत्यंत सानिध्य प्राप्त होता था। कितना वात्सल्य था उनके मन में, देश के लिए, समाज के लिए, जनता जनार्दन के लिए। सचमुच राजमाता थी। और गुनावासी तो इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि 15 वर्षों तक राजमाता आपका नेतृत्व किए देश की संसद में और 17 वर्षों तक भारतीय राजनीति में शुचिता के प्रतीक के रूप में जिन्होंने विकास को प्राथमिकता देकर के उस कालखंड में जब साधन नहीं थे तब भारत के रेल मंत्री के रूप में और जिस भी प्रकार का दायित्व मिला उसमें कार्य का एक स्टैंडर्ड दिया देश को और उसके माध्यम से भारत की प्रगति का मार्ग कैसे आगे बढ़ना है, ऐसे श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का वह सानिध्य इस क्षेत्र को मिलता रहा। बहन और भाइयों, आज आप सौभाग्यशाली हैं कि यहां पर श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए वह आपका नेतृत्व देने के लिए एक बार फिर से आपके बीच में यहां पर उपस्थित है। उनके पास विकास का एक विजन है और उन्होंने भारत सरकार के नागर विमानन मंत्री के रूप में जो प्रगति की अभूतपूर्व है। आप याद करिए, आजादी के पहले से लेकर के 2014 तक देश के अंदर केवल 74 एयरपोर्ट थे और उन्होंने पिछले 5 वर्ष के अंदर 150 से ऊपर ये संख्या पहुंचा दी, 150 से अधिक एयरपोर्ट। और प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार कर दिया कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। बहनों और भाइयों, हमारा विकास का सारथी तो ऐसे ही होना चाहिए, ना। और यही कारण है पूरे देश के अंदर आज जो आवाज आ रही है वो यही आवाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।